जी, तो लास्ट वीडियो में हमने एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया था रिजल्टेंट वेव का। अब क्या निकालना है? फेज एंगल थीटा। वो हम कैसे निकाल पाएंगे? देखो, हमें अब थीटा निकालना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, थीटा निकालना है। तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाई 3 कर दो, जिससे tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा आएगा, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। और इधर वाली साइड क्या आएगा, a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास सीन आएगा, a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल्स टू tan थीटा। इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan इधर जाके tan इनवर्स लिख देंगे, a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज एंगल का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेव हमारी क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है रिजल्टेंट वेव की। हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला, फेज एंगल निकाल लिया। इससे हम वो इक्वेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आएगा तो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब इंटेंसिटी की बात आ जाती है। देखो, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ये एम्पलीट्यूड के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आपने देखा होगा कि कोई जैसे पानी में अपने जोर से पत्थर मारते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े एम्पलीट्यूड जनरेट होते हैं, बहुत बड़े एम्पलीट्यूड। तो उस टाइम इंटेंसिटी हम ज़्यादा बोलते हैं। अगर धीरे से पत्थर मारते तो ऐसे छोटे छोटे एम्पलीट्यूड जनरेट्स होते हैं, छोटे छोटे रिपल्स जनरेट होते हैं, एनर्जी कम होती है उस टाइम पे, इंटेंसिटी कम होती है। तो ऐसे प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने ये बोल दिया। अब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी है तो मैंने लिख दिया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो के कांस्टेंट आया। हाँ जी, आना ही था जी, ये तो आना ही था। अब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। रख दीजिए। फिर क्या करना है, के का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई की वैल्यू क्या बन गई, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाई। ठीक है, अब देखो इसमें हल्का सा एक मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, के a1 स्क्वायर एज इट इज, के a2 स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद 2 एज इट इज। अब के को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट के इंटू रूट के लिख सकता हूं ना मैं। तो उसका एक रूट के a1 लिख दिया और इधर रूट के a2 लिख दिया। देखो के है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट के इंटू रूट के। एक रूट के तो मैंने a1 के साथ लिख दिया, दूसरा रूट के a2 के साथ लिख दिया, और cos फाई एज इट इज। अब मैंने ऐसा क्यों किया, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे को चाहिए था, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला चाहिए था। अब देखो, क्योंकि हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अब जो हमारी फर्स्ट वेव थी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी होगी के इंटू फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, के a1 स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो तो इससे रूट i1 की वैल्यू क्या आएगी, रूट अंडर के इंटू a1। ये a1 स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, a1 रह जाएगा, और के का रूट अंडर के आ जाएगा। सिमिलरली रूट अंडर i2, मतलब सेकंड वेव के लिए क्या बनेगा, रूट अंडर के इंटू a2। तो रूट अंडर के a1 को मैं रूट i1 लिख सकता हूँ, रूट अंडर के a2 को रूट i2 लिख सकता हूँ, cos फाई एज इट इज। तो ये फाइनल मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया, देखो i1 की वैल्यू के a1 स्क्वायर, इसकी जगह पे i1 आ गया। i2 की वैल्यू क्या होगी, के इंटू a2 स्क्वायर, ये i2 की वैल्यू होगी, 2 की जगह 2, इसकी जगह पे रूट i1, इसकी जगह पे रूट i2 cos फाई। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई बाय मैथमेटिकल एनालिसिस। अब देखो, जब हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था तब मैंने बताया था कि मैथमेटिकल पार्ट में भी हम इसकी कंडीशंस देखेंगे। अब देखो साफ पता लग रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, चमक, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा। क्योंकि सेम फेज में मिलती थी, एम्पलीट्यूड तो ज्यादा होना ही था, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी तो ज्यादा होनी थी, चमक तो ज्यादा होनी थी। और वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने बताया था अपोजिट फेज में लाइट वेव्स मिलती हैं। अपोजिट वेव्स का मतलब एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगी तो चमक भी घटेगी। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है प्रकाश, मतलब चमक, लाइट,
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है पुअर लाइट या फिर अंधेरा, डार्कनेस बोल सकता हूँ। वो कंडीशन हमें कब मिलेगी? मैथमेटिकली देखें तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 1। तो cos फाई को 1 लिख के मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वही कंडीशंस निकालूंगा जो उस टाइम मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी ग्राफ से। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी निकाल सकते हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बोलूंगा मैं? इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी मिनिमम के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब cos फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है वो आपको पता ही है, वो रख के अभी हम सारा करते हैं। तो पहले यही देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव देखेंगे। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे। अब cos फाई की वैल्यू 1 कब कब होती है? 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 2n पाई पे, या डायरेक्ट बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू 2n पाई। यही तो उस टाइम मैंने डायरेक्ट कंडीशन बताई थी। तो जो फेज एंगल क्या होता है? 2n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ क्या हो? पाई। तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो उस टाइम पे इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला होता है, cos फाई की वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है, इधर भी 1 हो जाने वाली है। तो एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर को उड़ा देगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2। ये कब आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर i1 i2। ठीक है, cos फाई की वैल्यू 1, तो i बन गया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट अंडर i1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर i1 इंटू 2 रूट अंडर i2। तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा? i इक्वल्स टू रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब इसके अंदर एक केस बनता है। केस क्या बनता है कि अगर दोनों वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है एग्जैक्टली सेम हो, अगर दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा, सपोज a1 a2 इक्वल्स टू a है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या बन जाएगा? r इक्वल्स टू a प्लस a, दैट इज 2a। एंड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? इंटेंसिटी देखो, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी फिर? k इंटू फर्स्ट का स्क्वायर। i2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट इंटू सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दोनों का एम्पलीट्यूड a ही है ना, तो a1 भी a है, a2 भी है। तो मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी, i1 इक्वल्स टू i2। सपोज ये कोई भी वैल्यू i नोट के इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा? i इक्वल्स टू आई नोट रूट प्लस आई नोट का रूट का स्क्वायर। आई नोट प्लस रूट अंडर आई नोट प्लस रूट अंडर आई नोट क्या बन जाएगा? 2 इंटू रूट अंडर आई नोट। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू 4 आई नोट। मैंने मैक्सिमम यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इनकी वैल्यूज मैक्सिमम ही होगी। तो जब एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 4i नोट। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ना है? वो करना है, क्या नाम? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सभी देखो बड़ा बहुत लग रहा है लेकिन उस पर बहुत इजी है, जब नोट करके पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो इसको कर लेना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं अपने को।